गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे सरकार के तीसरा अंग जिसे हम न्यायपालिका के रूप में जानते हैं। यह हमारा कम चर्चित अंग है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि न्याय प्रदान करने का कार्य करता है। इसके निम्न कार्य हमारी व्यवस्था के अंतर्गत माने जाते हैं। क्योंकि भारत के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और न्यायपालिका यहाँ का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाता है, तो इसके निम्न कार्य माने जाते हैं। सबसे पहला कानून जो इसका कार्य है वह है कानूनों को विशिष्ट मुकदमों में लागू करना तथा दंड निश्चित करने का कार्य है। वह साथ ही कानूनों का निर्माण करना और उनका विकास करना, संविधान का संरक्षण करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, साथ ही सलाहकारी मत जटिल प्रश्नों पर जो कि सलाहकारी मत है उसे प्रदान करना, साथ ही घोषणात्मक निर्णय करना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो सरकार का तीसरा अंग है जिसे हम न्यायपालिका के रूप में जानते हैं वह निम्न कार्यों को संपन्न करता है। इसी के साथ इसके कुछ मिश्रित कार्य भी माने जाते हैं, जैसे न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करता है, अनुज्ञा पत्र जारी करता है, संरक्षकों की नियुक्ति करता है, साथ ही वसीयतनामों को प्रमाणित भी करने का कार्य इसका माना जाता है। साथ ही फ्रेंड, यह नागरिकों की जो विवाद होते हैं को पंजीकृत भी करता है, पंजीकृत करता है। विदेशी को नागरिकता भी प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारे सरकार का महत्वपूर्ण अंग है जो कि कम चर्चित अंग है जिसे हम न्यायपालिका के रूप में जानते हैं, जो कि न्याय प्रदान करने का कार्य करता है, इन सभी कार्यों को करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, हमारी ये जो व्यवस्था है जिसे हम सरकार के 3 अंगों के रूप में जानते हैं, जिसे हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है। हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो कि हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, इसमें जो हमारे सरकार के 3 अंग जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं उन पर एक ना एक क्वेश्चन जरूरी बनता ही है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बेटर है कुछ शॉर्ट रूप के रूप में, कार्य के रूप में, और कुछ वैसे आधार के रूप में हम इनकी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी न्यायपालिका जो हमारी व्यवस्था का कम चर्चित अंग है लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी माना जाता है। इसमें जो हमारे न्यायाधीश है की नियुक्ति कैसे होती है, जिसके 3 आधार माने जाते हैं हमारे व्यवस्था के अंतर्गत। सबसे पहला तो सर्वसाधारण के द्वारा, सेकंड वन जो हमारे न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वह की जाती है हमारे मंत्रियों के द्वारा, जिसमें हम आधार आता है कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति का, सर्वसाधारण के द्वारा नियुक्ति का। और जो हमारा तीसरा आधार माना जाता है इस व्यवस्था के अंतर्गत, वह क्या माना जाता है हमारी व्यवस्था के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारी सबसे पहले मेन अंग की, सर्वसाधारण के द्वारा नियुक्ति, जहां इसके निम्न आधार माने जाते हैं। सबसे पहला आधार आता है हमारा न्यायाधीश का चयन। किस रूप में होता है? कानूनी योग्यता व कुशलता। सेकंड आधार क्या माना जाता है? साधारण लोगों में न्यायाधीशों की योग्यता को आंकना। यानी हमारे जो आधार हैं वे किस रूप में आ रहे हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। जब अपने कार्यों को वह सही तरीके से नहीं कर पाता तो किसकी जरूरत पड़ती है? न्यायिक पुनरावलोकन विभाग की। यह क्या करता है?
अपील के कारण न्याय जब गिरने की संभावना होती है तो इसके द्वारा कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो ये सरकार का अंग है न्यायपालिका, जिसमें हमारी व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यों को संपन्न किया जाता है, उसका मेन आधार क्या कहलाता है? सबसे पहला सर्वसाधारण यानी आम व्यक्ति के द्वारा निर्वाचन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। न्यायाधीशों किस आधार पर? दलीय सहायता की जरूरत पड़े व भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, इसके अंतर्गत किसका आधार आता है? व्यवस्थापिका के साधारण सदस्यों के पास न्यायालय की योग्यता परखने की क्षमता नहीं होती और न्यायालय किसका शिकार होते हैं? दलगत राजनीति का। के अखाड़े में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कारण न्याय को क्षति होती है। तो हमारी व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार के अंग है, इनमें हमारा किस प्रकार से इनके कार्यों को संपन्न किया जाता है, जिसके 3 आधार माने गए। सबसे पहला सर्वसाधारण के द्वारा निर्वाचन के द्वारा, दूसरा व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन के द्वारा, और तीसरा कार्यपालिका की सर्वसाधारण, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन 3 महत्वपूर्ण आधारों के माध्यम से कार्यों को संपन्न किया जाता है। तीसरा आधार क्या रहा हमारा? कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। अब इसके अंतर्गत हम किसको लेते हैं? सबसे पहला आधार हमारा किसका आता है? कानूनी ज्ञान रखने वाले योग्य व्यक्ति व अनुभवी व्यक्ति को विधि मंत्री, किसकी सिफारिश पर? विधि मंत्री की सिफारिश पर न्यायाधीश नियुक्त करनी चाहिए। किसकी सिफारिश पर? विधि मंत्री की। सेकंड, विधि मंत्री न्यायाधीशों की स्थायी, कौन सी समिति? स्थायी समिति की
सहमति पर आधारित होनी चाहिए। यानी हमारी व्यवस्था का क्या आधार आ रहा है? कानूनी ज्ञान रखने वाले योग्य और कुशल व्यक्तियों के साथ व्यवस्था को स्थापित किया जाए। विधि मंत्री न्यायाधीशों की हमारी स्थायी समिति के द्वारा इसकी नियुक्ति करे। साथ ही ऐसे न्यायाधीशों जो अपने कार्यों का प्रतिनिधित्व करें। अगर कार्यों का प्रतिनिधित्व ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे काम को करेंगे? इनकी पदोन्नति का आधार क्या होना चाहिए? ज्येष्ठता। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को कार्य के प्रति पुरस्कृत किया जाता है, उसकी पदोन्नति की जाती है, तो वह अपने कार्य को सही रूप से संपन्न करता है। इसका कार्यकाल सुनिश्चित, सुस्पष्ट और लंबे समय के लिए होना चाहिए, जिससे डर नहीं रहता और वे अपने काम को सही तरीके से करे, ढंग से संचालित करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति कार्यों में रुचि नहीं दिखाएगा और सही रूप से अपने कार्यों को संचालित नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो न्यायपालिका है, इसके अनेक कार्यों के माध्यम से कार्यों को संपन्न किया जाता है। साथ ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से, किससे? कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाए। कार्यपालिका कार्यवाही को नियंत्रित करने एवं निर्णयों को लागू करने की शक्ति होनी चाहिए। साथ ही अपराधियों के न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर अपराधियों की न्यायिक जांच नहीं होगी तो वह कार्य सही तरीके से कर नहीं पाएंगे ना। इसके साथ ही लेखों को पारित करते समय लेखों को पारित या जारी करने का अधिकार किसका होना चाहिए? चाहिए। न्यायालय को मानहानि के लिए दंड देने का अधिकार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के इसके जो कार्यपालिका संबंधी जो कार्य हैं, इनके अंतर्गत हम किनको लेते हैं? कार्यपालिका को, कार्यपालिका से की न्यायपालिका को, जो हमारी कार्यपालिका की शक्ति है, इसे स्वतंत्र रखा जाए। कार्यवाही को नियंत्रित करने एवं निर्णयों को लागू करने की शक्ति इसके पास होनी चाहिए। अपराधियों को की न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेखों को पारित करने पर कानूनों का अधिकार होना चाहिए। साथ ही न्यायालय को मानहानि के लिए दंड देने का अधिकार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो न्यायपालिका है, यह अपने कार्यों को संपन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है।
स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि हमारी व्यवस्था का आधार है, सरकार का मेन अंग है, पहले ही से कम चर्चित अंग है लेकिन एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? न्याय को प्रदान करना। तो न्याय तभी प्रदान होगा जब वह सही रूप से स्वतंत्र रहकर अपने कार्यों को संपन्न करेगी। जहां हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका का के लिए न्यायाधीशों, क्योंकि सारा काम किस पर निर्भर करता है? न्यायाधीशों को उनकी राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखे बिना ही नियुक्त किया जाना चाहिए। और एक बार अगर नियुक्त हो तो दीर्घ काल तक होने चाहिए। साथ ही कार्यपालिका को उन्हें पद मुक्त का अधिकार नहीं होना चाहिए। विधानमंडल के दोनों सदन के बहुमत के आधार पर महाभियोग पद्धति के अनुसार पद मुक्त करना चाहिए, तभी ये अपने कार्यों को सही रूप से संपन्न कर सकते हैं। तो जहां हमारी इस व्यवस्था का मेन आधार है न्यायपालिका, जिसका काम न्याय को प्रदान करना है, यह तभी सही रूप से कार्यों को संपन्न कर सकती है जबकि यह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो। न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखे बिना ही नियुक्त किया जाना चाहिए। एक बार नियुक्त होने के बाद उन्हें जल्द ही पदमुक्त नहीं किया जाना चाहिए, इन्हें दीर्घकाल तक अपने पद पर बनाए रखना चाहिए। साथ ही कार्यपालिका को उन्हें पदमुक्त का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर इनको जो विधानमंडल है, इसकी जो पदमुक्ति का आधार है वह किसके द्वारा किया जाना चाहिए? विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा, और वो भी बहुमत के आधार पर महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, तभी यह अपने कार्यों को सही रूप से संपन्न कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे जो सरकार के तीनों ही अंग हैं, जिसे हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में जानते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारी पूरी व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत इन सारी व्यवस्था को करने का जो मेन आधार है वह इन्हीं 3 अंगों के माध्यम से किया जाता है। हमारे जो सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं वह इन्हीं अंगों के माध्यम से किए जाते हैं। अगर ये अंग अपने ही रूप में अलग स्वतंत्र रहकर अपने कार्यों को सही रूप से संतुष्ट रूप से को प्रदान कर सकते हैं और कार्यों को संपन्न करते हैं, तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में साबित हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था के अंतर्गत ये अंग अपने कार्यों को सही रूप से संपन्न नहीं कर पाते, और इसीलिए सही न कर पाने की दशा में इन कार्यों को संपन्न करने के लिए अनेक विभागों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जब अगर हमारा न्याय विभाग सही कार्यों को संपन्न नहीं कर पाता, अपनी शक्तियों का प्रयोग सही रूप से नहीं कर पाता, तो हमने नए विभाग की नियुक्ति की, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन विभाग के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत हम इसके बारे में विस्तृतता से विवेचन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।